अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से? आ रही है सर। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है? ब्रोशर लगा हुआ स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को कि नहीं? जी सर, हो रहा है। चलो ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, हम बात करते हैं बिना वक्त जाए किए हुए। लोग आते रहेंगे, ज्वाइन होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूपी का जो है पीजी की काउंसलिंग जो है, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। अभी शाम 3 बजे 4 बजे से ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आप उस चीजों को जान लीजिए, सारे कंडीशन को जान लीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी को जान लीजिए। उसी के मुताबिक जो है फिर आप अपने सारे आगे जो है प्रोसीड करिए सारी चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना जो जरूरी है वो ये देख लीजिए कि प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का, स्टेप कौन से पहले आपको क्या से क्या करने होंगे, वो सारी चीजें देख लीजिए। तो सबसे पहला जो है कि रजिस्ट्रेशन जो है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे जो यूपी आयुष काउंसलिंग के नाम से वेबसाइट है, ये हमेशा यही रहती है। तो आप इसको करिएगा, नेक्स्ट एकदम लेटेस्ट अपडेटेड आपको खुलेगा ये यूपी आयुष काउंसलिंग, यूपीएससी डीसी गवर्नमेंट डॉट इन करके है। इसमें यूजी और पीजी दोनों रहता है, तो याद रखिएगा आप अपने पीजी को फोकस करिएगा, पीजी वाले पोर्शन पे, ठीक है। उसी के हिसाब से आप काम करिएगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको बेसिक जो है चीजें मांगिएगा वहाँ पे। एआईपीएमटी में जो आपने, अरे एआईपीजीटी में जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, उसका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, उसके बाद सारा डिटेल आपको वहां पे शो हो जाएगा। फिर फर्दर जो बेसिक चीजें खाली होंगी वो आपको वहां पे फिल कराया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे जिन लोगों ने अपने आप को किसी और कैटेगरी में डाला था, जो मान लो ओपन कैटेगरी के हैं, या आपने ईडब्ल्यूएस डाला था, जो भी डाला था एवरीथिंग, यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपनी कैटेगरी को शो करें वो जो आप चाहते हैं। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर, तो वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपनी कैटेगरी को शो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाय द वे किसी ने ईडब्ल्यूएस डाला था और अब तक ईडब्ल्यूएस का उसका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है और बनाने के कोई चांस नहीं है, तो आप लोग ओपन कैटेगरी से कराइएगा, क्योंकि बाय द वे आपको सीट अगर ईडब्ल्यूएस की अलॉट हो गई तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा, अदरवाइज आपकी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी से रहेगा तो आपको ओपन कैटेगरी से सीट ही अलॉट होगी। हाँ, अगर वो आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपने डाला है और सीट ओपन कैटेगरी के अलॉट हुई है, तो कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बाय द वे खुदा ना खास्ता आपको ईडब्ल्यूएस वाली ही सीट अलॉट हुई, तो फिर आपको वहां पे डॉक्यूमेंट देना ही देना होगा। तो जो भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिपेयर हैं, तो फिर यहाँ से चॉइस फिलिंग में भी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको बाकायदा फिर से आपने फॉर्म भरते वक्त क्या डाला था उसे कोई बहुत लेना देना नहीं रहेगा यूपी के, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना रूल होता है। तो यहाँ पे आप फ्रेश अपने कैटेगरीज को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जस्ट बेसिक चीजें खाली इंफॉर्मेशन ली जाएंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको तुरंत पेमेंट करना होगा, ठीक है। और पेमेंट जो करना होगा वो रजिस्ट्रेशन फीस का, सिर्फ 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है आपका। 2,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अभी आगे हम डिटेल में भी बताएंगे। रजिस्ट्रेशन जब फीस पेमेंट कर लेंगे, तो अगला स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अभी मैं बता रहा हूँ, सबका अपना स्कैन करवा लीजिए। जो भी उसमें जरूरी होगा अपलोड करने के लिए वो अपलोड करिएगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी वो अपलोड नहीं करना रहेगा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लीजिएगा, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी देना होता है, जो आपका 20,000 और 50,000 है। प्राइवेट कॉलेजों में लेना है तो 50,000, अदरवाइज 20,000, ठीक है। जब आप पेमेंट कर देंगे, तब आपका ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। अगर ये सिक्योरिटी मनी नहीं देते हैं तो आपका अनवेरिफाइड में आएगा, नॉन वेरीफाइड में आएगा। और आपकी मेरिट लिस्ट तभी आएगी। बाय द वे आपने फीस नहीं जमा की है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम शो कर दिया जाएगा, उसके बाद मेरिट बनेगी बाकायदा। बाय द वे फीस ना जमा होने की सूरत में हो सकता है और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपका नाम शो किया जाए मेरिट लिस्ट में, उत्तर प्रदेश के जो यूपी का मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको भरने को नहीं मिलेगा जब तक आपका ये सिक्योरिटी मनी जमा नहीं रहेगा।
ठीक है, तो इस चीज को आप वो करिए कि टाइम से पहले सारी चीजें कर लीजिए, क्योंकि सर्वर का इशू भी होता है, तो आप लोग अपना टाइम से हर चीज कर लीजिएगा। इंतजार मत करिए कि लास्ट डे करेंगे, क्योंकि फीस पेमेंट में बड़ी नौटंकियां होती है ये सब। ठीक है, थर्ड ग्रेड के सब सर्वर रहते हैं इन लोगों के, तो टाइम से करिएगा सारा काम। ठीक है, चॉइस फिलिंग जब आपकी हो जाएगी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। ऑल इंडिया में आप लोगों ने किया होगा, तो चॉइस लॉकिंग करना होता है। ठीक है, लास्ट टाइम दिया रहता है, उस टाइम के पहले पहले आपको अपना चॉइस लॉक करना होता है। ऑल इंडिया में लॉक करें ना करें, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। लेकिन यूपी में आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस बात को, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी और लॉक नहीं किया, तो ये ब्लैंक होगा, कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है कि यूपी की काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग के बाद जब टाइम उसका लॉकिंग का है, तो आप लॉक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट अपने शेड्यूल पे अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर आप जाएंगे अपने सेंटर पे। सेंटर क्या, लखनऊ जाना है तकमीलुद्दीन कॉलेज में। ठीक है, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसी शाम में आपका अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर लिया जाएगा। फाइनल अलॉटमेंट वही होता है, आप उसको डाउनलोड करेंगे और अपने कॉलेज जाके एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब आइए उसके लिए जरूरी बात क्या है। देखिए, जो भी ओपन कैटेगरी के हैं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों को 50 परसेंटाइल मार्क लाना। आपके परसेंटाइल लिखा होगा आपके मार्कशीट पे, इतने परसेंटाइल इतने परसेंटाइल, तो मिनिमम 50 परसेंटाइल मार्क अगर है आपका, तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, तो उसका 45 परसेंटाइल रहेगा। ठीक है, बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल है। अगर इस कैटेगरी का कोई है, तो उसका परसेंटाइल 40 है, तो यहाँ पे एलिजिबल होगा। ठीक है, तो आप ये जरूरी है। अगर इससे कम आपका परसेंटाइल है, तो आप फालतू के रजिस्ट्रेशन ना कराइएगा, पैसा खराब होगा। बाद में जब कभी इसका परसेंटाइल कम होगा, तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो ये हैं कि यूपी में पार्टिसिपेट कौन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपी में पार्टिसिपेट होने के लिए इस काउंसलिंग में जरूरी है कि वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, यानी उत्तर प्रदेश का उसके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। जिन लोगों ने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन यानी बीएमएस यूपी से ही किया है, अलीगढ़ और बीएचयू को छोड़ के, लेकिन जिन लोगों ने यानी किसी और कॉलेज से यूपी के, एक्सेप्ट अलीगढ़ और बीएचयू, हाई स्कूल, इंटर और यूजी यहीं से किया हुआ है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइएगा, एडमिशन टाइम मांगते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने यूपी के रहते हुए, रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन हाई स्कूल कहीं और से किया है, या बीएमएस या इंटर, इनमें से कोई चीज बाहर से किया है, या हाई स्कूल इंटर यहाँ से किया लेकिन बीएमएस आपने अलीगढ़ से किया है, या बीएचयू से बीएमएस वालों के लिए बोला जा रहा है, तो उनको भी बगैर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के यूपी का नहीं माना जाएगा। यानी आपको अलाउ तभी होंगे जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, इसलिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। चीजें समझ में आ गई कि नहीं यहाँ से? ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका इन तमाम चीजों के साथ यहाँ जो बोर्ड है रजिस्ट्रेशन का, चिकित्सा पद्धति बोर्ड जो आयुर्वेद और तिब्बी का है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर यूपी में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो वो लोग अलाउ हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। भाई नोटिफिकेशन में जो मेंशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। बट ये है कि आप क्या करेंगे, आप एक एफिडेविट बनवाएंगे, जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, और मैंने उत्तर प्रदेश चिकित्सा, मतलब जो आयुर्वेद और यूनानी तिब्बी चिकित्सा बोर्ड है, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया है, और एडमिशन के टाइम जब कॉलेज में ज्वाइन करेंगे हम, उससे पहले पहले हम ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे। इस तरीके का एक एफिडेविट बनवाना होगा उनके लिए, तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो, माइक म्यूट कर लीजिए जो भी हो।
प्राइवेट कॉलेजों में अगर आपको एडमिशन लेना तो कोई कुछ नहीं है, कहीं के हो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि आपके एज लिमिट की, तो यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप के रिलेटेड, तो इंटर्नशिप आपकी 31 जुलाई तक फिनिश होनी चाहिए, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर किसी के पास इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी एक एफिडेविट देना होगा, उसमें ये मेंशन करना होगा मेरी इंटर्नशिप 31 जुलाई से पहले पहले फिनिश हो चुकी है, यानी जो भी डेट आपका रहेगा वो डेट आप बता देंगे, या जिसका 31 को फिनिश हो रहा होगा वो बताएगा, तो या उससे पहले या जो भी डेट पे आपकी इंटर्नशिप फिनिश हो रही है उस डेट को आप मेंशन करेंगे, और मैं एडमिशन उसमें कॉलेज में कॉलेज ज्वाइनिंग के पहले पहले मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अगर 31 के बाद किसी का इंटर्नशिप है तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। हम्म। तीसरी बात, अगर कोई फर्स्ट सेकंड और थर्ड काउंसलिंग से, ठीक है, कोई भी सीट उसको अलॉट हो जाता है, किसी भी को फर्स्ट में बाय द वे उसने अलॉट हुआ, उसने नहीं लिया एडमिशन, फिर उसका दिमाग बना मन बना कि हम स्ट्रे वैकेंसी में कोई अच्छी सीट आ गई बाय द वे, या जो भी है हम काउंसलिंग कराएं, तो स्ट्रे वैकेंसी में सिर्फ वही लोग अलाउ होंगे जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग के थ्रू सीट कोई नहीं मिली है, या इन तीनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, स्ट्रे में वही लोग अलाउ होते हैं। ठीक है। आपका रिजर्वेशन जो सीटों का होगा वो आ ही चुका है, सीट का पूरा ब्यौरा, लेकिन रिजर्वेशन के हिसाब से अभी नहीं आया है, जब चॉइस फिलिंग आएगा तो वो भी आ जाता है। तो रिजर्वेशन का जो बेस होता है वो एससी के लिए 21% सीटें रिजर्व है, एसटी के लिए 2% सीटें रिजर्व है, और आपका ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व रहेगी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% टोटल के रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट, जो भी कैटेगरी वाले हैं उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होगा, उसके लिए कुछ नहीं चलता, वो आपको देना ही देना होगा। ठीक है। और वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, यानी लेटेस्ट होना चाहिए, नया होना चाहिए। मैंने आपको डबल ए ट्रिपल सी के काउंसलिंग से ताल्लुक से जब बात की थी तो बता दिया था ये बात। तो आपको अगर नहीं बना है, अर्जेंट में आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, जरूर अप्लाई कर दीजिए, नहीं बना है पुराना दे के इस बेसिस पे एडमिशन हो सकता हो मिल जाए, आप नया वाला अपने पास अप्लाई जरूर कर दीजिए, लेकिन अगर 1 अप्रैल से पहले का आपका है। ठीक है। उसके बाद जो है, और आपके काम की यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एनसीसी वगैरह को भी ये मिलता है, और हैंडीकैप्ड कोई है तो हैंडीकैप्ड का जो रूल है उसके परसेंटेज होते हैं, उतने परसेंटेज पे उसको फायदा मिलता है। यहाँ पे पूरी कमेटी का भी नीचे पूरा दिया हुआ है, सेंटर दिया गया है, वो वहां से जाके अपना मेडिकल चेक फिटनेस बनवाएगा, और वहां से वो सर्टिफिकेट इशू होगा, फिर वो एलिजिबल होगा। ठीक है। बाकी ये नियम कानून दिए गए हैं कुछ, इसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक ये 6.9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैटेगरी, जैसे अमूमन मैंने भी शुरू में ही बताया कि जितनी भी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में क्या होता है कि यूपी में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो जनरल में आते हैं, ऑल इंडिया में वो ओबीसी में आते हैं, या बहुत कैटेगरी ऐसे आते हैं जो ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन यूपी में उनको ओबीसी या एससी एसटी में रखा जाता है, तो वही आरक्षण मान्य होगा जो यूपी वाले दे रहे हैं। दूसरी बात, जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा वो यूपी का बना हुआ होना चाहिए, स्टेट वाला सेंट्रल वाला नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने सेंट्रल वाला बनवाया था तो उसको जरूरी है कि वो स्टेट का भी बनवाए, आपको आरक्षण उसी बेसिस पे मिलेगा, आपके उसी सर्टिफिकेट को माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के पूरा प्रोसीजर दिए हैं आपको, ये वेबसाइट दिया गया है आयुष, ठीक है, यूपी आयुष काउंसलिंग डॉट यूपीएस डीसी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर अपना करके उसमें करना होगा कि आईपीएमटी का जो रोल नंबर है और एप्लीकेशन नंबर है उसी को इंटर करेंगे, आपके सारे डिटेल्स वहां आ जाएंगे, बाकी चीजें जो मांगी जाएंगी दो चार एडिटिंग होगी वो आप कर लेंगे। ठीक है। अब इन्होंने आपको एक मशवरा दिया है कि अपना काम खुद करें, और यही करना भी चाहिए, यानी इधर उधर से ना भरवाएं। ठीक। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो है
पासवर्ड बनाना होगा तो पासवर्ड आप अपना बनाइए, किसी को शेयर नहीं करिए, वरना आप किसी की इधर से उधर कर सकता है। ठीक। आपका जो फीस है, काउंसलिंग फीस, वो 2,000 रुपए है। आप फर्स्ट में जाए, सेकंड में, थर्ड में, किसी में एंट्री मारेंगे 2,000 देना पड़ेगा। फर्स्ट में मारेंगे तो आपको थर्ड काउंसलिंग तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, एक बार वन टाइम 2,000 देंगे, उसके बाद आपका सेकंड में भी जा सकते हैं, थर्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन स्टे वैकेंसी में अगर किसी को फिर से सीट नहीं मिला है और स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसको 1,000 और काउंसलिंग फीस फिर देना पड़ेगा। समझ गए? और ये पैसे आपको रिफंड नहीं होंगे। फिर बात करेंगे सिक्योरिटी मनी की, जिसको धरोहर राशि कहते हैं। तो धरोहर राशि जमा करने के लिए आपके 20,000 गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए है और प्राइवेट कॉलेजों के लिए 50,000 रुपए है। टोटल ये लगेगा। ठीक है। जब तक आप धरोहर राशि जमा नहीं कर देंगे तब तक आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर आप जो पेमेंट स्लिप होगी उसका प्रिंट जरूर निकालिएगा। प्रिंट निकाल के काउंसलिंग के समय देना होता है। ठीक है। और अकाउंट में आपके जो जमा करेंगे उसी अकाउंट से फिर वापस आता है, तो आपको अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा, तो आप उन्हीं अकाउंट डिटेल को दीजिए जिसमें आपको पैसा वापस मंगाना रहेगा। ठीक है। अगर बाय द वे यूपी में किसी ने एडमिशन ले लिया फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में या थर्ड काउंसलिंग में, और उसका ऑल इंडिया से हो गया, वो चाह रहा ऑल इंडिया में जाना, तो उसको सिर्फ एडमिशन फीस छोड़ के सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगर एडमिशन हुआ है कहीं और तो आप यहाँ से छोड़ के आराम से जा सकते हैं, पूरी आजादी है। डॉक्यूमेंट के जो वेरिफिकेशन होंगे वो तकमीलुद्दीन कॉलेज लखनऊ में होंगे। ठीक है। आपको क्या क्या लेके जाना होगा, ये तो ऑनलाइन होगा, जब आप अपलोड करेंगे तो ये सारे अपलोड होंगे, देख लीजिएगा। हाई स्कूल, उसका प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, और उसके अलावा जो है आपके प्रोविजनल डिग्री या डिग्री जो भी हो, AIPMT का स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर कोई रिजर्वेशन है तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप लागू है, यानी अगर आप यूपी से बाहर कुछ भी किए हुए तो डोमिसाइल भी। ठीक है। इंटर्नशिप वाली सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन वाली सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके अलावा एक आपका आधार वगैरह जो भी लगेगा तो याद दे सकते हैं। ठीक है। ये तो ऑनलाइन होगा, आप अपलोड करेंगे और ऑनलाइन वो लोग करेंगे, उसके बेसिस पे रैंक लिस्ट वगैरह निकालते हैं। फिर आपको भौतिक सत्यापन का मतलब आप फिजिकल जाना होगा कॉलेज में, जब सीट आपको अलॉट हो चुका होगा, तो फिर मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल आप सारे लेके जाएंगे और उसकी फोटोकॉपी ले लेंगे। हर प्रमाण पत्र की दो दो फोटोकॉपी करा लीजिएगा, एक वहां जमा हो जाएगी। इसमें क्या क्या लगेगा, वही ऊपर की चीजें सारी है। AIPMT का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है, याद रखिएगा। उसका स्कोर कार्ड यानी रैंक लेटर। ठीक है। जो आपने काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा, काउंसलिंग वाला। ठीक है। वो भी लगेगा। उसके अलावा जो आपने मनी जमा की है वो धरोहर राशि, ठीक है, उसका भी प्रिंट मैंने अभी बताया कर लीजिएगा, वो भी जमा करना होता है आपको। उसके बाद हाई स्कूल और इंटर के पूरे मार्कशीट सर्टिफिकेट, पूरे ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट। ठीक है। उसके बाद आपका प्रोविजनल अगर मिला है सर्टिफिकेट तो ठीक, और डिग्री है तो डिग्री ज्यादा बेहतर, नहीं है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपका इंटर्नशिप अगर पूरा हो चुका है, 21 साल तक तो एलिजिबल है। भाई जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं बन पाई है तो आप एक बाकायदा एफिडेविट लिख के दीजिएगा, मेरा इंटर्नशिप फला डेट में कंप्लीट हो चुका है और मैं उसके अभी सर्टिफिकेट मुझे इशू नहीं हुआ और मैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले पहले जमा कर दूंगा। ठीक है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन यूपी में आपका होना जरूरी है, तो अगर नहीं हुआ है तो फिर वहां भी एफिडेविट ये देना होगा, ऊपर बता चुका। उसके अलावा फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपने AIPMT के फॉर्म में लगाया था, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मिलता जुलता फोटो आपके पास होना चाहिए। तो ये रख लीजिएगा ढेर सारा, कम से कम 7-8 रख लीजिएगा, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर ले खटाखट। ठीक है। वहां तो एक लगेगा। उसके अलावा जो EWS वाले हैं उनका अपना EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो भी लेटेस्ट का। हैंडीकैप वालों का अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट मेडिकल काउंसिल कमेटी जो बनाई गई है वहां से इशू होना जरूरी है। अगर डोमिसाइल लग रहा है तो डोमिसाइल होना जरूरी है, और एक आधार कार्ड वगैरह जो भी है। ठीक है। और आपके काम का कुछ नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको अगर आ रहा है तो NOC लेके आके ज्वाइन करेगा। ठीक है। हैंडीकैप्ड के लिए अभी नीचे पूरा दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से कोई दिक्कत होती है अगर कोई, क्योंकि भाई ऐसा होता है कुछ फर्जी बनवा लिए या कम हैंडीकैप्ड है, तो इन तमाम चीजों के लिए जो है वो UPDJME की बहुत सारी सब कुछ करेगी।
अगर आप प्रथम या सेकंड काउंसलिंग में कोई अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है, देखिए याद रखिएगा ये भी, अगर भाई आपने ऑल इंडिया से अलॉटमेंट करा लिया, अभी आप बहुत सारे लोगों को अलॉट हुआ है, तो अगर आप अलॉटमेंट कराए होंगे मतलब रिपोर्ट कर दिए होंगे कुल मिला के, अगर फिर एग्जिट नहीं किए हैं तो आपका एडमिशन वहां डॉक्यूमेंट सारे जमा हो जाएंगे, हो गए होंगे या होंगे। तो अगर आप यूपी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा तो आपका डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, तो ऐसे में आप अपने कॉलेज से एनओसी लेके आएंगे। जिस भी कॉलेज में आप गए होंगे एडमिशन लिए होंगे वहां से आपको एक एनओसी मिल जाएगी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके अलावा वो भी उस एनओसी पे मेंशन करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे विद्यालय में जमा है, ठीक है। तो आप ये वहां से एनओसी बनवा लीजिएगा, तब आके पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। लेकिन एडमिशन के टाइम ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एनओसी से काम चल जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको सीट अलॉट हो जाएगी, तो फिर आपको कोई रिस्क भी नहीं, फिर आप अपना सीट जाइए कैंसिल कराइए, वहां से कैंसिल करा के अपने पूरे डॉक्यूमेंट ला के एडमिशन कॉलेज को सबमिट करिएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग के लिए भाई अगर आपने धरोहर राशि नहीं जमा की तो चॉइस फिलिंग नहीं होगा। चॉइस फिलिंग के साथ लॉक करना अनिवार्य है, बार बार मैं कर रहा हूँ, पिछली बार एक लड़के ने गलती की थी और खैर किस्मत उसकी अच्छी थी, अपग्रेडेशन का सब कुछ था, मामला हो गया, नहीं तो बहुत ही खराब सीख पाता, ठीक है। उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो जो सीट आपको अलॉट हुआ है उस सीट को छोड़ के सारी सीटें डालेंगे, यानी जो आपको चाहिए वही सीट डालेंगे और जो अलॉट हुआ उसको नहीं डालना है, ठीक है। बाकी सारे नियम वही है। अगर सेकंड फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जो है हमेशा नया नया चॉइस फिलिंग देना रहेगा, फर्स्ट में जो दिया उसे कोई लेना देना नहीं, सेकंड में फिर आप फ्रेश चॉइस करेंगे। अगर सीट नहीं मिली तो, अगर आपने एडमिशन ले लिया आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन जो सीट आपको अलॉट हुई उसको छोड़ के, ठीक है। जब थर्ड काउंसलिंग होगी तो आपको उससे पहले अंडरटेकिंग देना होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। उससे पहले अंडरटेकिंग देना होगा, यानी जो फॉर्म आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करेंगे तो तुरंत लिख के एक अंडरटेकिंग अपने आप बन के आ जाता है कि हम थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और इससे आवंटित सीट है जो हमको अलॉट सीट होगा उसमें हम एडमिशन जरूर लेंगे, क्योंकि आप छोड़ के फिर वही, जैसे वहां के मापअप का रूल है वैसे यहाँ के मापअप का रूल है, मापअप में अगर सीट अलॉट हो गई तो आपको लेना ही लेना है, अदरवाइज 2 साल भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने अपग्रेडेशन के लिए भरा, सपोज दैट कोई भी सब्जेक्ट, और उसको वो सीट मिल गई, तो जो पहली वाली सीट थी वो ऑलरेडी आपकी सीट कैंसिल हो चुकी रहेगी, वो किसी और को अलॉट हो चुका रहेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ये ध्यान रखिएगा, अपग्रेडेड सीट आप वही डालिएगा जो आपको चाहिए, फालतू की मत डालिएगा, अदरवाइज जो है वो भी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स, अरे ये वेबसाइट आपको याद होना चाहिए, माइक बंद करो भाई, पूरी रिपोर्ट उसके पास थी, माइक बंद करो। रात में सैंपल दिए, फिलिंग करवा दी, रिपोर्ट नहीं देखे, फाइल ये लेके घूम रहे। हाँ, अच्छा पूरी फाइल मिली, पूरी फाइल थायराइड तो टीएसएस पूरा उस पे वायरल मार्कर 2 महीने पहले का है, 6 महीने भाई रिपोर्टिंग बाद में करना, वायरल मार्कर का कौन है ये। हाँ अटेंडेंस को बिलिंग करवा दी, उसके बाद कह रहे हैं उसको फाड़ के फेंक। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग के कुछ स्पेसिफिक रूल है, वही है। आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट जिसको मिल गया वो जाए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग, यहाँ भी फ्री एग्जिट जैसा सीन होता है लेकिन उसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यदि आपको पहले काउंसलिंग में सीट मिल गई, मिलने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फीस जब्त नहीं होगी, आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अगर आपको सीट मिल गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, तो कराने के बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो आपकी फीस जब्त कर ली जाएगी, याद रखिएगा। तो आपको फिर से
धरोहर राशि 20,000 जमा करना पड़ेगा सेकंड काउंसलिंग में, तब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थोड़ा सा वहां से अलग रूल है। रूल ये है कि अगर आपको सीट फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट होती है तो डॉक्यूमेंट, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने मत जाइए। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया तो आपको या तो एडमिशन लेना है या 20,000 आपकी जब्त हो जाएगी। फिर सेकंड में तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, फिर से आप 20,000 जमा करेंगे। ठीक, सेम कंडीशन सेकंड की भी यही होगी। अगर आपको सीट मिल गई है तो आप डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था तो दूसरे में वो भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रथम में मिल गया आप ग्रेडेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को सेकंड काउंसलिंग में सीट मिल गई, ठीक है, और भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता तो वो जाके थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको धरोहर पे देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जैसे फर्स्ट में है कि अगर आपको सेकंड में सीट अलॉट हो गई है तो आप वेरिफिकेशन कराने मत जाइए। लेकिन अगर आपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करा लिया है तो आपको हर हाल में एडमिशन या तो लीजिए, नहीं तो फिर 20,000 भूल जाइए। ठीक है, थर्ड काउंसलिंग में क्या रूल है, जिन्होंने प्रथम सेकंड मतलब फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग नहीं कराया बाई द वे तो वो थर्ड में आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे लोग जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई सीट नहीं मिली है बाकायदा थर्ड में आ सकते हैं। या ऐसे लोग जिनको फर्स्ट सेकंड में सीट मिली थी लेकिन अपग्रेडेशन चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं इसमें थर्ड में। ठीक है, तो ये इसका रूल होगा। लेकिन थर्ड काउंसलिंग में अगर आपको सिर्फ आवंटन मिल हो रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, थर्ड काउंसलिंग जब होगा उसका आवंटन जब हो रहा होगा उस समय अगर कैटेगरी वाले नहीं मिल पाए, यानी जो सीटें एससी एसटी वगैरह की हैं वो सफल होती हैं थर्ड काउंसलिंग में, तो उसी समय थर्ड काउंसलिंग में ही सीटें सफल कर दी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे एससी की कोई हैंडीकैप वाली सीट है तो वो एससी को दे दी जाएगी, जनरल ओपन एससी को, मतलब अगर एससी कैटेगरी में कोई हैंडीकैप सीट है तो एससी को दी जाएगी। इसी तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी की कोई हैंडीकैप सीट है तो वो अनरिजर्व में चली जाएगी। ओबीसी की हैंडीकैप कोई सीट है तो ओबीसी में चली जाएगी। और अगर ईडब्ल्यूएस की कोई हैंडीकैप सीट है तो ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी, किसी और को नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। अगर एसटी कोई नहीं मिल रहा है तो फिर वो सीट एससी को दे दी जाएगी थर्ड राउंड में। अगर एससी क्वालिफाई नहीं है, सीटें बच रही हैं उनकी, तो वो ओपन कर दी जाएगी। इसी तरीके से ओबीसी बाय द वे कोई है और उसकी सीट बची हुई है और कोई ओबीसी नहीं है तो ओपन में भेज दी जाएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाली भी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो ओपन में चली जाएगी। तो ये सफल होने के रूल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा कंडीशन है कि अगर जिसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कोई सीट नहीं मिली है वो 1,000 रुपया जमा करे फिर काउंसलिंग कराए, स्टे में उसको सीट मिल जाएगी। ठीक, अगर किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड में अलॉट हो चुका था, लिया हो ना लिया हो, ऐसे लोग स्टे वैकेंसी में अलाउ नहीं है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। और तीसरी बात, स्टे वैकेंसी से जिन लोगों को सीट अलॉट होगा उसमें नोडल सेंटर पे खुद वहां पे मौजूद होना जरूरी होगा। ठीक, उसके अलावा जो है आप जो अपने कॉलेज में फिर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स करा के एडमिशन वगैरह कराएंगे, यही सब है। हाँ, अगर आपको सीट छोड़नी है बाय द वे किसी कंडीशन की वजह से, जैसे आपको कहीं और मिल गया है, तो आप फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग से अगर किसी को सीट अलॉट हुआ और छोड़ना चाह रहा है तो थर्ड काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग से, समझ गए कि नहीं, थर्ड काउंसलिंग जब शुरू होगी तो चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पहले पहले आपको सीट छोड़ देनी होगी। अगर आप 48 घंटे पहले सीट छोड़ देंगे तो आपका फीस वापस हो जाएगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं, जो एडमिशन फीस लगता है उसको छोड़ के सारी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। अगर कोई एडमिशन लिया है उसके लिए रूल है, फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में अगर किसी ने एडमिशन लिया फिर उसका मूड बन गया अब नहीं लेना है या ऑल इंडिया में कहीं चला गया तो फिर वो जाके तीसरी काउंसलिंग के शुरू होने के चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पहले आपको वहां पे सीट छोड़नी होगी कॉलेज में इन्फॉर्म करके, बाकायदा लिखित फॉर्म में, और पोर्टल पे बाकायदा अपडेट होना चाहिए। अगर ये टाइम बीत गया फिर आप सीट नहीं छोड़ सकते, किसी कंडीशन में आपको फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और जो स्टे वैकेंसी में जिनको सीट मिलेगी फर्स्ट में या सेकंड में उनको किसी सूरत में कोई छूट नहीं है, वो उनको हर हाल में एडमिशन लेना है।
उसके अलावा आपको बॉन्ड वगैरह भरा जाता है। बॉन्ड का मतलब यही होता है कि आपको यूपी में कोई अलग से फाइन नहीं लगता। जितना आपको स्टाइपेंड बीच में मान लो किसी वजह से आप कॉलेज अपने कोर्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको जितना स्टाइपेंड मिला हुआ वो सारा स्टाइपेंड वापस करेंगे और चले जाइए। ठीक है। और कोई खास बात नहीं है। आपका ये हेल्पलाइन नंबर है, याद रखिएगा। ये तो आपका वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या दूसरा ये कि आपके नंबर जो है कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, डॉक्टर साकिब हैं, इनका ईमेल आईडी है। ईमेल के थ्रू आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ईमेल वही है यूपीएस काउंसलिंग का, ये रिप्लाई करेंगे। अगर किसी को ईमेल से नहीं, मतलब कोई आपको वो देना है, तब तो ईमेल ही करना होता है। ठीक है। और अगर आपको कोई जानकारी वगैरह लेनी हो तो डॉक्टर अबू बकर साहब हैं, ठीक है, ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हैं, एसटीटी कॉलेज के। उनका ये मोबाइल नंबर है, आप उनसे कॉल करिए, वो आपको पूरा बताएंगे। ठीक। सारा इन्फॉर्मेशन आपको, टाइमिंग वही सुबह से 10 से 5 टाइमिंग होती है, उसी ये 10 से 6 है। इसी बीच आप अपना कांटेक्ट करिए, जो भी इश्यूज आते हैं आप उनसे बात करिए। ठीक है। बैंक से रिलेटेड कोई इश्यूज आती हैं तो ये सारे नंबर दिए गए हैं, कि पेमेंट में कोई दिक्कत हो रही है तो इन तमाम नंबरों पे जो है हेल्प डेस्क दिया, उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, यही है। आइए आपको लास्ट में, आखिर में आपको आपका सीट दिखा दे। तो सीट जो है वो आपके दो कॉलेज गवर्नमेंट है, एक स्टेट तकमीलुत्तीब कॉलेज लखनऊ, दूसरा है राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यानी हिम्मतगंज, अरे इलाहाबाद। ठीक है। जिसमें आपको स्टेट से जो पीएसएम की 5 सीटें हैं, एनाटॉमी की 3 सीटें हैं, सैदला की 4 सीटें हैं, अदविया की 5 सीटें, मौलजात की 2 सीटें और गायनी ऑप्स की 2 सीट है टोटल। और इल्म सर्जरी की 3 सीट है। इस तरीके से टोटल सीटें जो हैं वो लखनऊ में 24 हैं। अब ये फिर सीट अभी जो है जिसको जो भी कैटेगरीज है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। किस कैटेगरी में कौन सी सीट कितनी जा रही है वो तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पता चलेगा। इलाहाबाद में अभी जो फिलहाल कंडीशन है वो 23 सीटें आपके स्टेट कोटे से जाएंगी, बाकी सीटें ऑल इंडिया कोटे से जा चुकी हैं। ठीक है। तो ईएनटी में यहाँ 6 सीटें हैं, इलाज भी तदबीर में आपके 5 सीटें हैं, उमूर तबैया के 4 सीटें, मुनाफिउल आज़ा यानी फिजियोलॉजी की 1 सीट सिर्फ है, एक ऑल इंडिया से जा चुकी थी। माहितुल अमराज यानी पैथोलॉजी में 3 सीट है, एक ऑल इंडिया ये भी जा चुकी। स्किन डिपार्टमेंट में 3 सीटें हैं और पीडिया डिपार्टमेंट में 1 सीट है। टोटल 23 सीट है। तो यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं अब तक जो इन्होंने प्रोवाइड कराया है 47 सीट है जिसपे एडमिशन आपका होना है। ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में जो इच्छुक हैं, अल्लामा इकबाल वगैरह है, अलीगढ़ यूनानी है, एशियन मतलब, ठीक है, ये 2 कॉलेज हैं जिसमें सीट है एमडी की। ठीक। और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे क्या तो आप लोग बनवा ही लिए होंगे, कोई स्पेशल वो नहीं होता, फॉर्मेट सारे वही हैं। इसमें कैटेगरी का वगैरह लिस्ट दिया हुआ है, जो लोग लिस्टेड हैं उन्हीं को माना जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए थी। अगर आप किसी को डाउट हो, और ये हैंडीकैप वालों के लिए सेंटर बनाया गया, वहां पे अपना जाके वो अपना कराएंगे। ठीक है। बाकी लास्ट में आपको सारे कॉलेज जो हैं उन कॉलेज के प्रिंसिपल्स के फोन नंबर दिए गए हैं और वेबसाइट दे दिया गया है, ईमेल आईडी दे दी गई है। अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, कोई क्वेरी चाहता है कॉलेज से रिलेटेड, तो उस नंबर पे कॉलेज कर सकता है। आपके यूनानी कॉलेज में तकमीलुत्तीब कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रोफेसर अब्दुल कवी साहब हैं, जिनका ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, अरे और मोबाइल नंबर। और इलाहाबाद के जो प्रिंसिपल हैं वो डॉक्टर वसीम साहब हैं, जिनका नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी परेशानी अगर होती। ठीक है। आप किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, जल्दी से पूछ ले, क्योंकि अगला मेरा क्लास है। जल्दी से कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। और नहीं समझ में आया है तो ये अभी अपलोड कर दिया जाएगा, दोबारा आप अपने ऐप में जाके देख लीजिएगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट, बोलो भाई। सर ऑल इंडिया में पे कर दिए हैं ना फीस, तो अभी स्टेट में वापस से फीस पे करना पड़ेगा? बिल्कुल, स्टेट से और ऑल इंडिया से क्या लेना देना, आपको वो लोग फीस देंगे। समझ गए, तो आपको यहाँ फी पे करना होगा। 50,000 उधर भी पे किए हैं तो अब इधर भी पे करना पड़ेगा स्टेट के लिए? अब वो तो देना ही पड़ेगा, स्टेट के आपको देना ही पड़ेगा, कॉलेज अलग है। अगर सेम उसमें होता तो वो होता है ना भाई, ये आप स्टेट का ले रहे हैं, यहाँ स्टेट में आएगा पैसा, वो ऑल इंडिया में जा रहा है। समझ गए। अच्छा। अब ऑल इंडिया में अगर होता है कॉलेज इधर से उधर होता है तो फिर वहां पे हो जाता है फीस ट्रांसफर, यहाँ थोड़ी ना ट्रांसफर होगा, वहां आपको स्टेट में आपको देना होगा। ठीक है।
ओके सर। सर स्टेट में अभी यूपी का चल रहा है, तो अभी फिर कर्नाटक का स्टेट काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा सर? अब ये स्पेसिफिक कर्नाटका वाले जान पाएंगे, और हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है। बाकी आप अपने जो भी जिस स्टेट हैं वहां से अपडेट रहिए, ओके अपने सर। कॉलेज से वो हाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से आपको पता चल जाएगा जो भी स्टेट है। ठीक ओके है। सर। हाँ। ठीक है सर। और रैंक फैंक से कोई कुछ नहीं होता, जो ये पूछ रहे हैं कि कितने रैंक तक हुई है, कुछ नहीं होता। हर साल का अपना, लास्ट ईयर कुछ अलग सीट थी, इस बार सीट अलग है। किस कैटेगरी में जा रही है सीटें, ये भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो ये सब चीजें कभी कुछ नहीं पता चल पाएगा, अलॉटमेंट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। सर हाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है हाँ। तो सर हम ऑल इंडिया कोटे से भी कराना चाह रहे हैं एडमिशन, मतलब अगर ऑल इंडिया कोटे से हमारा एडमिशन हो जाए, हम स्टेट में नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर ये भी मसला है कि अगर ऑल इंडिया कोटे से नहीं हो रहा तो फिर हम स्टेट भी हाथ से निकल जाएगा सर। तो फिर अगर हमें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई तो फिर उसके बाद क्या करना है सर? अब फर्स्ट राउंड में, अब ये तो आपको डिसीजन लेना होगा ना, आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा सीट आपको लेनी कहाँ है। ऐसा नहीं है एक साथ दो चीजें कर पाएंगी। ठीक है। सर मुझे अगर सीट आपने यूपी में गाजियाबाद लिया में। तो यूपी नहीं, आप ऑल इंडिया से सीट अलॉट हुई होगी जो भी एडमिशन लिया होगा। तो जब यहाँ पे अगर एडमिशन लेना होगा आपको, तो एडमिशन लेने के लिए पहले एडमिशन आपको कैंसिल कराना पड़ेगा जहां भी लिया होगा, तभी तो यहाँ एडमिशन मिल पाएगा। नहीं अलाटमेंट से सर, तो कोई लेना जैसे देना। अभी काउंसलिंग हो रही है ना यूपी की, यूपी स्टेट की। तो यूपी स्टेट में काउंसलिंग किस लिए कराओगे, एडमिशन लेने के लिए ना। नहीं सर, वो तो कराऊंगी ना, मैं बाद में सोच रही हूँ ना, पहले मुझे गाजियाबाद मिल रहा है कि नहीं, सेकंड राउंड में या अभी थर्ड राउंड में। तो अगर वहां पे तो वो मिल तो रहा है। तुम्हारे ऊपर है, अगर उसके चक्कर में आप पड़े हुए हो, मिल रहा नहीं मिल रहा अलग मैटर है। यहाँ जब सीटें आप बचेंगी तब तो आप फिर अलाट करवाओगे, ये भी तो आपके हाँ पास सर, एक वो रहेगा। तो सर मुझे गारंटी नहीं है ना कि वहां पे मुझे सीट नहीं, मिलेगी या कोई नहीं गारंटी मिलेगी। नहीं, कहीं पे कोई गारंटी नहीं है। आप जिस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, अगर एडमिशन आपने सीट पे ले लिया तब तो वो सीट आपकी ऑक्युपाइड रहेगी। अगर वो सीट आपने छोड़ दी, जैसे फ्री एग्जिट किसी ने किया, अब वो सीट आपकी थोड़ी ना रहेगी। सेकंड काउंसलिंग में अगर उस रैंक से पहले कोई उस सीट को ऑप्ट कर लेगा तो वो सीट उसकी चली जाएगी। नहीं ऑक्युपाइड सर, सीट तभी जैसे होती है जब मुझे आप फर्स्ट रिपोर्ट करोगे। सर जैसी स्टेट में मुझे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई तो फिर उसका अपग्रेडेशन कराती रहूं फिर सेकंड में और एलाट से थर्ड। कुछ नहीं होता है, एलाट नहीं होगा। अपग्रेडेशन कब होगा, जब एडमिशन लोगे तब अपग्रेडेशन होगा ना। फर्स्ट में अगर एलाट हुई, आपको एडमिशन लेना होगा तब अपग्रेड में जाओगी। तो ऐसे तो सर ये, हर कोई सीट फंसा के रखेगा। अच्छा सर, जरूरी ये है कि अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है, सीधे एक लफ्जों में सुनो, अपग्रेडेशन का मतलब एडमिटेड, तब अपग्रेड करोगे ना आप। हाँ सर आप समझ रहे वही हो कि तो। नहीं। सर हाँ, तो अगर मतलब आप एडमिटेड हैं तभी अपग्रेड में जाओगी। एडमिटेड नहीं है तो अपग्रेडेशन कुछ नहीं। फ्रेश फीलिंग सारी सब कुछ आपकी रहेगी, उनमें जो सीट मौजूद रहेगी वो आपको मिलेगा। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, ये रूल होता है, वही ऑल इंडिया का, इसमें कोई अलग थोड़ी ना, यूपी का हो चाहे ऑल इंडिया का, ये दोनों चीजें एक ही जैसी होती हैं। तो सर कैसे? अब वो तो आपको बता रहे हैं ना, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। इस बार तो कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर तो मॉप अप और सेकंड एक पैरेलल चल रहे थे बस। अब रिस्क लेना पड़ता है, या तो आप इस यूपी पे कॉन्फिडेंट हो कि हमको हर हाल में मिल जाएगा तो आप ऑल इंडिया को छोड़ो, और या आपको रिस्क लग रहा है तो फिर मॉप अप की सीट उठाओ मजबूर होके। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारा हाँ सर, कैलकुलेशन मुझे आपको रिस्क रिस्की तो लग लेना ही रहा है सर। पड़ेगा। सर मुझे रिस्की लग रहा है, लेकिन वो फिर सबको लेना पड़ता है, हर साल होता है। ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा आपको भाई। या तो आपकी श्योरिटी हो कि मेरी रैंक इतनी है, ऑल इंडिया की अभी रैंक लेटर अभी यूपी की जहाँ जाएगी तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीटें हैं, कितनी सीट लोग हैं। अभी पता भी तो नहीं यूपी के कितने लोग हैं, और वो कितने लोग यहाँ लेना चाह रहे हैं, कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा, या तो आप ब्रांच से समझौता करिए, और या तो अच्छी ब्रांच लेना है और अच्छे अपने अब मवाफिक कॉलेज चाहिए तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क में दोनों चीजें होती हैं, आप दोनों तरफ से जा सकते हैं। ठीक है। सर मुझे नजदीक चलो, लेना था तो मैं गाजियाबाद का सोच रही थी सर, और फिर अगर सर ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो वो तो ऐसे ही बता तो नहीं, ये पहली बार नहीं, आपकी तो सही है, बढ़िया है, अभी आपके टाइम पे पहले वो हो जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर तो और परेशानियां थी। यहाँ तो आपको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा, सर या एडमिशन के माफ हो बाद सकता ही हो। सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा सर। हम्म। चलो, ठीक मैं है। सारी चीजें एक बार अच्छे से कर दी हूँ, आपको दोबारा इसको देख लीजिएगा, उसके बाद कोई डाउट रहेगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके अल्लाह सर। हाफिज।